हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज ट्यूटोरिया का टेस्ट नंबर 12 है बीपीएससी के लिए, जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 11th के पॉलिटी के 80 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले का टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है। बिल्कुल सही है ये। और नेक्स्ट है, सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है हमसे सत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार करना है हमें। तो आइए देखते हैं पहला कथन क्या कहता है। इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ये बिल्कुल सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा नहीं है। इसमें महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। और नेक्स्ट है, हिंद स्वराज वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचन किया गया। ये बिल्कुल सही है। और कथन 2 नंबर गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य कथन हमसे पूछ रहा है, तो केवल 2 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर है, इस पर विचार करना है हमें। हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए और आर दोनों ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे है, संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। संचार तकनीक है। संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है हमें असत्य कथन। तो आइए देख लेते हैं। अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, सिटीजन नहीं नेटिव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, पैसिफिक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। तो ये कथन सही है। संचार तकनीक ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। ये भी बिल्कुल सही है कथन। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे 5th नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किसकी रचना है। तो यह जो है ना, ये प्लेटो की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार हो जाएंगे आंग सान सू की। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किनके विचार है। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि ये बाल गंगाधर तिलक जी का विचार है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी। तो 1909 में ये रचना हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, विकल्प में दिए उचित शब्द को चुनकर कीजिए। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन डैश प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। ऑप्शन होगा इसका सी। स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के कौन है प्रतिपादक। तो इनके प्रतिपादक हो जाएंगे स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्न कथनों पर विचार करना है। पुस्तक और फिल्म है और लेखक और निर्देशक है। इन्हें हमें इसमें क्या बताना है, गलत सुमेलित कौन सा ये बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन सा गलत है। ऑन लिबर्टी, इनके तो लेखक हो जाएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। और रामायण रिटोल्ड, इनके लेखक होंगे ओब्रे मेनन। और द सैटानिक वर्सेस, इनके सलमान रुश्दी हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है।
इसमें क्या पूछ रहा है, गलत कौन सा सुमेलित है, तो 1 और 2 हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल 2 होगा, ऑप्शन होगा इसका बी। आगे है 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचार जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जॉन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए हैं जिनके विचार आज स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों, तो 4 जो है ना ये गलत विचार प्रस्तुत किए हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है स्वयं को अभिव्यक्ति करने के अवसरों के विचार के रूप में स्वतंत्रता, ऑप्शन होगा इसका ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ओबरे मेनन, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करिए। डैश की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदारी होते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, हाँ समानता हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है, तो यह जारी करती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, UNDP इस प्रोग्राम को लॉन्च करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर है। समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए, और समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों के से निर्धारित नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो है ना ए बिल्कुल गलत है और आर सही है, ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए गलत है, आर सही, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार की असमानता का सूचक है, तो ये जो है ना प्राकृतिक असमानता का सूचक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है, राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, तो ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त होती है, तो ये तो कथन गलत है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए केवल एक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 1 नंबर कथन सही है। आगे है, राजनीतिक विचारकों एवं चिंतकों ने समानता के कितने आयामों को रेखांकित किया है, तो ये 3 आयामों को रेखांकित किया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, डैश असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है, तो इसमें से क्या हो सकता है, समाजवाद हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश से थे, तो यह ना जर्मनी से थे, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कथन ए और कथन आर है, तो समान बर्ताव, ठीक है, समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है, और कारण है योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे। तो इसमें जो है ना कथन और कारण दोनों बिल्कुल ही सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि
विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। तो यह जो है ना जॉन रॉल्स की कथन, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें हमें बताना है असत्य कथन। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसमें पूछ रहा है असत्य, तो असत्य तो कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ना तो एक ना ही दो। आगे है क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, विकल्प के माध्यम से हमें बताना है डैश उन बातों का द्योतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। तो यह हो जाएगा आपका अधिकार। अधिकार उन बातों का द्योतक है, यहाँ पर द्योतक नहीं द्योतक होगा, जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। कथन और कारण है, मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। और कारण है, इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें हमें बताना है कौन से सही है कथन और कौन से गलत है। तो देख लेते हैं, ए तो बिल्कुल सही है हमारा कथन, लेकिन आर जो है ना हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 28 नंबर, डैश हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक के हैं? तो ये हो जाएंगे, किस विचारक के हो जाएंगे? हाँ, इमैनुअल कांट के होंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे? तो ये भी इमैनुअल कांट ही थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। रिक्त स्थान के पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए देश दायित्व सौंपते हैं। तो ये जो है ना वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है और अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। इसमें हमें सत्य बताना है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही ही कथन है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? तो यह जो है ना सामान्य सभा महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इस घोषणा का उद्देश्य हो जाएगा आपका विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला रखना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना ये भी है, और विधि के शासन को स्थापित करना ये भी घोषणा की गई है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी 1789 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 तो हो गया है, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन से कथन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदायों के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। तो ये कथन गलत है। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने गोरे और काले लोगों के पृथक्करण कानून के खिलाफ अनेक काट्य तर्क प्रस्तुत किए थे। ये बिल्कुल सही है, गोरे और काले लोगों के खिलाफ ये थे, ना कि अश्वेत समुदायों के ये संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है, तो असत्य केवल एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे है कथन ए और कारण आर है। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है और नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है। तो इसमें ए तो बिल्कुल गलत है, महज कानूनी अवधारणा नहीं है नागरिकता, और नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है लेकिन आर जो है ना ये सही है। आगे किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्य से सर्वसम्मत सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह किया गया है टी.एच. मार्शल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डफर क्षेत्र प्रायः चर्चा में रहता है। डफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह सूडान में स्थित है। कौन सा डफर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित है। दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए थे? तो ये हो जाएगा आपका 1959 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दलाई लामा चीन में उत्पीड़न से पीड़ित होकर 1959 में ये भारत आए थे अप्रवासी के रूप में। ठीक है। शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी को नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है? तो यह उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? तो यह 2004 में आई थी। ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2004, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें क्या बताना है, सत्य कथन हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर बृहद राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल सही है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान दिया है। तो यह भी सही है। इसमें सत्य पूछ रहा है तो एक और दो दोनों बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह काल्पनिक समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन होगा इसका ए। राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो यह यूरोपीय मॉडल कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यूरोपीय या फिर अमेरिकन मॉडल। ऑप्शन इसका होगा बी राइट आंसर। कथन है और कारण है, आइए देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद है इसके अंतर्गत संगठित धर्म एवं सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत क्या है? तो दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन होगा इसका बी। ए और आर दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन, किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो सरकार की शक्ति को सीमित करना। ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार की शक्ति को सीमित करना किसका उद्देश्य होता है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य है संविधान में? तो यह सरकार की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से है। कथन है और कारण है। इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है और इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ए नंबर गलत है। बिना संविधान के तो देश चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ए तो इनका गलत ही है।
और आर बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। भारतीय संविधान में मातृसभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम कितने चुनने थे? वो न्यूनतम हो जाएंगे 93। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, न्यूनतम 93 जो है ना ये देशी रियासतों की सीटें आवंटित करने थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 93। आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में मातृसभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ठीक है, और उसके बाद है वे 3 प्रमुख समुदाय थे, मुसलमान, सिख और हिंदू। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है, तो सही तो केवल एक ही हो जाएगा ना। ऑप्शन होगा ए, केवल एक। ठीक है, ये गलत है, 3 समुदाय ये नहीं थे। ठीक है, मुसलमान, सिख, हिंदू नहीं थे। आगे है भारतीय संविधान ने मातृसभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया? तो यह जो है ना यह किया गया था रियासतों से परामर्श करके। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, रियासतों से परामर्श करके। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है। ये 2 और 3 इसका सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या है? देश का संविधान और भारतीय संविधान में शामिल तत्व, यानी कि कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से क्या लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा 4। ब्रिटेन से लिए गए हैं कानून निर्माण का विधि। तो इसका हो जाएगा 1। और उसके बाद है अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। तो इसका हो जाएगा 2। फिर है आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका हो जाएगा 3। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 4। उसके बाद हो जाएगा आपका 1, फिर होगा 2 और फिर 3। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन होगा इसका बी, राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ब्रिटेन से लिया गया कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से लिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो देख लेते हैं कौन से है जो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत या ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तथ्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के मामले में जो है ना
अधिकार पर प्रतिबंधित आरोपित नहीं किया जाए, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जाए। आगे है न्यायालय के द्वारा परमादेश का रेट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह जो है ना जारी किया जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारी, ऑप्शन हो जाएगा बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह प्रतिस्थापित किया गया है अनुच्छेद 300 के ए में, ऑप्शन हो जाएगा सी। 300 का सब क्लॉज ए है, उसमें ये क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? तो ज्योतिबा फुले जो है ना ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना, यह जो है ना मानवाधिकार का नहीं है कि खुद मुकदमे कैसे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कथन और कारण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है और संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी, वह उसे गंभीरता से ले। ठीक है, तो इसमें दोनों तो सही है ही, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या कर नहीं रहे। ये कथन दोनों सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वाद योग्य नहीं है। और फिर है संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे से नैतिक शक्ति है और वह सरकार को बाध्य करेगी, वह उसे गंभीरता से ले। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, किस देश की संसद यानी विधायिका को नेटिव्स के नाम से जाना जाता है? तो इजराइल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन बताना है? इसमें हमें सही कथन बताना है, तो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो है ना कौन सा कार्य नहीं आएगा? पंचायतों के चुनाव के पर्यवेक्षण करना, ये क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के पास नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो यह 6 वर्ष निर्धारित किया गया और 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो पहले हो, तो ऑप्शन होगा इसका बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा जो पहले हो, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह तय करने की जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी परिसीमन आयोग की, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। जापान में डैश की व्यवस्था है, जिसमें डैश देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका संसदीय और राजा, बी हो गया इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अध्यात्मक्ष, ऑप्शन हो जाएगा ए,
अध्यात्माक्षर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित में से दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 91वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो 15% से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका बी, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारतीय विधायक सेवा यानी IFS किस श्रेणी या कोटि की सेवा के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। ऑप्शन होगा इसका बी। संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, तो ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किनके मंत्रिपरिषद के में निहित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंत्रिपरिषद में कौन कार्यपालिका की शक्ति, वास्तविक शक्ति जो है ना निहित की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 75 नंबर, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया आपका 2003 में पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 2003 में यह नगर पालिका के द्वारा जो है ना मंत्रिपरिषद के द्वारा जो ये पारित किया गया था। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो यह पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव जो है ना केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 109 है जिसमें किया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये भी कथन सही है। क्या बताना है इसमें? सत्य कथन बताना है। सत्य हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो कहा जाएगा इसमें विधेयक। ऑप्शन हो जाएगा ए। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो यह शामिल हो जाएगा वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है, अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल है, बहस और विवाद भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, तीनों बिल्कुल शामिल है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्ताव किया गया है? तो यह किया गया है रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 81 नंबर से। ठीक है, प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर जो है ना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव रखा गया है। जिन प्रवाह के रूप में जाने जाने वाली इस प्रक्रिया में व्यक्तियों को एक बड़ी स्वास्थ्य आबादी में छोटी आबादी में स्थानांतरित करना शामिल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे है विकासशील देश व्यवस्था योजना को हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश से संबंधित है? तो यह यूके से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो यह केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है
जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा वित्त मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, वित्त मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। आगे है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है ना 126वां स्थान है। 20 मार्च को यह रिलीज किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत जो है ना 126वें स्थान पर आता है। हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है विनय कुमार को। ऑप्शन होगा इसका बी, विनय कुमार को भारत के राजदूत के रूप में कहाँ, रूस में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है ना नागालैंड में आयोजित किया गया है। नहीं, चौथा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है नागालैंड में। ऑप्शन होगा ए। और चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप ईयर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभा वर्मा को। ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर। आगे है प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था शरद कमल को। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। शरद कमल को पेरिस में ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 92 नंबर है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पुष्पक कहा जाता है। ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर। आगे 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो यह जो है ना भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो ऑप्शन होगा इसका ए। हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो पहला तो हमारा भारत है ही। भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच यह आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिटी यानी FUC को अधिसूचित किया है? तो यह कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया गया है? तो यह किया गया है किस देश में? US में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। US में जो है ना सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN ऑकुस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए गए हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? 2024 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LI और C, यही है ना भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे देखते हैं कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो यह खाड़ी देश, कौन सा खाड़ी देश? तो सऊदी अरब। ऑप्शन होगा ए। आगे है हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? तो यह मिला है तेलंगाना में। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बहुत
बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।